नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। YouTube के इस मंच पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ये आपके पेपर जीएस पेपर 3rd में मेंशन है ये टॉपिक। जैसा कि दो पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करें, यूपीएससी और यूपीपीसीएस, यहाँ पे ये पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। और ये जो टॉपिक है इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, पहले इसको आपको जानना जरूरी है। सबसे खास ज़रूरी चीज़ होती है सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। सिक्योरिटी आप ऐसे ही समझ सकते हो जैसे कि आप अपने घरों में जो है किस तरीके से बाहर की दुनिया से या बाहरी थ्रेट से अपना बचाव करते हो, उसी तरीके से अपने देश की सुरक्षा के लिए जो ये टॉपिक डाला गया है वो इंटरनल सिक्योरिटी, वो उसी को आपको पढ़ना है। तो इसके प्रावधान में क्या क्या इसके सिलेबस में, पहले इसको हम समझ लेते हैं दोस्तों, और उसके बाद से एक एक करके इन टॉपिक्स को हम एक एक मॉड्यूल्स में पढ़ते चले जाएंगे और इसको प्रॉपर समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि इस सेशन को शुरुआत करने के पहले मैं बताना चाहूँगा, कई बार क्या होता है कि YouTube पे जो भी आपके जो लेक्चर्स डाले जाते हैं उनमें आप लोग पूरी लेक्चर्स को नहीं सुनते हो और शुरू के 2-4 मिनट में सुन के उसको बंद कर देते हो, और काफ़ी क्रक्स जो होता है वीडियो का वो लास्ट में होता है। तो इसलिए कृपया करके शुरू से ले करके लास्ट तक उसको देखें और अपने ज्ञानार्जन को बढ़ाएँ। तो दोस्तों, जैसा कि इस के सिलेबस में देखा जाए तो पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन। IS मैंने लिखा है इंटरनल सिक्योरिटी। इसके तहत क्या है कि जो है पहली चीज़ तो सुरक्षा क्या है, आंतरिक सुरक्षा क्यों ज़रूरी है, और उसके साथ साथ इसके चैलेंजेस क्या हैं, इसके मैनेजमेंट क्या है, और कहाँ कहाँ तक इसमें भारत सरकार ने प्रयास किया है और इसमें कितना और प्रयास करना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपकी इंट्रोडक्शन में आएंगी। दूसरा इसका इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है टेररिज्म का पार्ट। टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद। आतंकवाद का मतलब क्या होता है, वो किस तरीके से होते हैं, उसके कॉजेज क्या होती हैं, उसके प्रकार क्या क्या होती हैं, वो किस तरीके से स्पॉन्सर्ड होता है, और कहाँ कहाँ उसमें उससे थ्रेट है और कितने लेवल तक वो नुकसान पहुंचा सकता है। इन सब चीज़ों को आपको आतंकवाद वाले, टेररिज्म वाले पार्ट में बताया जाएगा। तीसरी पार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे इंसर्जेंसी है। इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है, जो है आप इसको देखने के पहले समझ लीजिए कि इंसर्जेंसी का अगर हम यहाँ पे एक लाइन लिख दें तो इसका होता है मतलब विद्रोह। विद्रोह विद्रोह का मतलब क्या होता है कि नॉर्थ ईस्ट जो कि ये वाला पार्ट है आपके इंडियन मैप में, देखो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, तो ये काफ़ी वल्नरेबल होता है। वल्नरेबल का मतलब क्या है कि आप देख सकते हो कि यहाँ से पूरा हिमालय वाला रेंज शुरू होता है वेस्टर्न पार्ट टू इधर, ऐसे ऐसे आप चलते आओगे इधर से टूवर्ड्स अंडमान निकोबार, और ये पूरी सीरीज जो है इधर वाली जो होती है अराकान योमा सीरीज होती है, और इधर जो होता है ग्रेट हिमालय वाला पार्ट होता है। इसमें क्या है कि कई तरीके के पासेस आपको मिलेंगी, कई तरीके की रिवर्स मिलेंगी जो है, और भी कई तरीके के जो इसके जो टेरेंस होंगी, या आप कह सकते हो कि हिली एरिया, माउंटेनियस एरिया, ये काफ़ी इसमें जिग-जैग मौसम्स होंगे। तो इस वजह से यहाँ पे ये भी एक थ्रेट है किसके लिए, जो आउटसाइडर्स हैं, या एक तरीके से मिलिटेंट कह सकते हो या टेररिस्ट कह सकते हो, आसानी से आपके बॉर्डर में एंट्री कर सकते हैं और जो है देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इंसर्जेंसी मतलब, अब नॉर्थ ईस्ट की हम बात करें तो यहाँ पे इंसर्जेंसी वाले पार्ट मतलब विद्रोह। विद्रोह का मतलब क्या है, यहाँ पे जो है मिजोरम की अगर हम बात करें, नागालैंड की बात करें, तो इन सब जगहों पे एक अपनी एक इंडिजिनियस जो है इथनिक सोसाइटी है, जिसका एक अपना कल्चर है, स्पेसिफिक कल्चर है, स्पेसिफिक रिलीजन है। उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि अपने कल्चर्स को संरक्षण करने के लिए जो है यहाँ पे तरह तरह के जो है विद्रोह करते रहते हैं, और बेसिकली ये अपने सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्राइन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। सन ऑफ सॉइल का मतलब कि इनको अपने भूमि से काफ़ी, अपने जन्मस्थल से काफ़ी लगाव होता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो माइग्रेशन हो रही है इन पोरस बॉर्डर के द्वारा, चाहे आप इधर नदर्न पार्ट से कह लो, चाहे आप ईस्टर्न पार्ट से कह लो, चाहे आप जो है और भी कोस्टल एरिया से कह लो, जैसे कि आपने पास्ट में देखा होगा रोहिंग्या क्राइसिस देखा होगा, और भी जो है माइग्रेंट्स को देखा होगा कि इन नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट में बहुत आसानी से क्या होते हैं, इंटर कर जाते हैं और यहाँ के रिसोर्सेज पे कब्जा करते हैं। तो इससे क्या होता है कि वहाँ के जो इनहेबिटेंट होते हैं, जो वहाँ के निवासी होते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि वो माइनॉरिटी में आ जाते हैं और ये लोग मेजॉरिटी में आ जाते हैं, जिससे कि वहाँ के रिसोर्सेज पे उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है और वो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पिछड़ जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि काफ़ी प्रॉब्लम जनरेट होती है, और यहाँ पे क्या होता है, ये लोग
काफ़ी कई लेवल पे आपने जैसे मिजो जो है विद्रोह आपने देखा होगा, नागा विद्रोह देखा होगा, असम में भी कुछ विद्रोह देखे होंगे। तो इस तरीके से ये विद्रोह का पीछे कारण कहीं ना कहीं जो माइग्रेशन है, इलीगल माइग्रेशन है, ट्रैफिकिंग है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है और भी तमाम तरीके की जो चीज़ें हैं आप एक एक करके उसको समझ सके हुए। उसके अगले पार्ट में अगर हम चलें, डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज़म। डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीमिज़म की बात करें, विकास और अतिवाद। जैसा कि आप देख सकते हो इंडिया की बात करें तो इधर भी आपके कुछ ट्राइबल्स एरिया हैं। ये वाले पार्ट जो हैं यहाँ पे आप वेस्ट बंगाल से नीचे जब आओगे तो छत्तीसगढ़ होते हुए आप आंध्रा वगैरह इन सब पार्ट्स में आओगे तो यहाँ के जो कुछ इलाके हैं इन सब जगहों पे आप देखोगे कि काफ़ी जो है वन वाले इलाके हैं, यानी फॉरेस्ट एरिया है। और फॉरेस्ट एरिया में क्या है कि काफ़ी ट्राइबल्स हैं, इंडिजिनियस ट्राइबल्स हैं, जिसको हम एक नाम देते हैं, इसे PBTG बोला जाता है, PBTG। ठीक है, तो कुछ ऐसे ट्राइब होते हैं कि जो है अति ट्राइबल एरिया ग्रुप में आते हैं। तो इनका क्या होता है कि इनके इलाके से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस होते हैं, जैसे कि कोयले की बात करें, हम आयरन्स की बात करें, तमाम ओर्स की बात करें। तो यहाँ पे क्या होता है कि इन जगहों पे बड़ी बड़ी कंपनीज़ के द्वारा यहाँ पे उन रिसोर्सेज का उत्खनन किया जाता है और उसके माध्यम से क्या होता है कि इनको विस्थापित किया जाता है। तो इसके वजह से इनके अंदर सरकार के प्रति एक एंटी गवर्नमेंट सेंटिमेंट्स आता है, क्योंकि विस्थापित इन्हीं को होना पड़ता है। इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि डेवलपमेंट एक्सट्रीमिज़म का मतलब अतिवाद। अतिवाद का मतलब क्या है कि रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करना और इनको अपने उस इलाके से विस्थापित बार बार होना पड़ता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती रहती है। चौथी अगर हम बात करें, कम्युनल एंड मॉब वायलेंस। कम्युनल एंड मॉब वायलेंस का मतलब क्या है कि ये पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी के, यानी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी, अलग अलग आप इंडिया में देख सकते हो कि मल्टीलिंगुअल कल्चरल लोग रहते हैं और उनकी सबकी अपनी अलग अलग आइडेंटिटी है। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है कि इनके अंदर ये जो है एक कम्युनिटी की जो आइडियोलॉजी होती है दूसरे कम्युनिटी के लिए कभी कभी थ्रेट बन जाती है। तो इस क्रम में क्या होता है कि एक दूसरे पे हमेशा कुछ न कुछ जो है थ्रेट्स वाले कॉज क्रिएट होते रहते हैं और मॉब वायलेंसेस की घटनाएं होती रहती हैं, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी सेम होती नहीं है और इसके वजह से समय समय पे इनके बीच में छुटपुट घटनाएं होती रहती हैं। कभी कभी ये देखने में आता है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड भी हो सकता है, कुछ बाहरी फॉरेन जो पावर्स हैं उनके द्वारा भी ये क्रिएटेड हो सकता है। तो ये भी एक मॉब वायलेंस मतलब भीड़ के द्वारा जो घटना होती है, तो इसके भी चीज़ों को आप अपने अलग अलग चीज़ों में पढ़ोगे सिलेबस के पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट है कोस्टल एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी। कोस्टल और मैरीटाइम सिक्योरिटी का मतलब क्या है, अगर इंडिया का हम कोस्ट वाला पार्ट देखें तो इधर गुजरात से लेकर के इधर जो है झारखंड वाले पार्ट तक आप देखोगे कि पूरा एक पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है और इन सभी कोस्टल एरियाज में क्या है कि प्रॉपर सर्विलांस करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके पीछे कारण क्या है कि वेल इक्विप्ड टेक्नोलॉजी का उस लेवल का ना होना, या सिंपली कह सकते हो अभाव होना, तमाम फोर्सेस का एक तरीके से अभाव होना। हालांकि ऐसा नहीं है, पहले की तुलना में काफ़ी डेवलपमेंट भारत सरकार ने किए हैं, लेकिन तब भी जो है इतने बड़े कोस्टल एरियाज की जो है बार बार निगरानी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इसी लूप एंड फॉल्स का फ़ायदा उठा करके जो एंटी नेशनल एक्ट जो एलिमेंट्स होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, वो आसानी से देश में घुस करके और प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उसके बाद से अगर हम बात करें जो है यहाँ पे एक पार्ट छूट गया था, वो है LWE। LWE का मतलब होता है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़म का मतलब क्या है, वामपंथ उग्रवाद। वामपंथ उग्रवाद का मतलब क्या है, आपने एक नाम सुना होगा, नक्सलिज्म। नक्सलिज्म का मतलब क्या है, नक्सलिज्म के पीछे क्या है, नक्सलिज्म एक आइडियोलॉजी है जो कि बेसिकली चाइनीज जो नेता वगैरह कुछ थे जो कि जोडांग वगैरह या माओ कह सकते हो, तो उनके द्वारा एक आइडियोलॉजी आई और यहाँ पे एक पश्चिम बंगाल में एक जगह है नक्सलबारी कह सकते हो। नक्सलबारी से क्या हुआ कि नक्सलिज्म की शुरुआत हुई और यहाँ पर लगभग एक कई जो है स्टेट्स में फैल गया, कई डिस्ट्रिक्ट्स में फैल गया और एक तरीके से ये अपनी
ऐसी ऐसी डिमांड भारत सरकार से करने लगे जिसके वो पूरा करना पाना मुश्किल है, और यहाँ पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को उनके द्वारा रोक दिया जाता रहा। तो जिसके वजह से क्या हुआ कि पूरा का पूरा इलाका यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि ऊपर से वेस्ट बंगाल के पार्ट से लेकर के और यहाँ तक वाले पार्ट में जो है एक पूरा का पूरा रेड कॉरिडोर का जोन बन गया। तो ये भी एक आप तरीके से कह सकते हो कि ये लेफ़्ट आइडियोलॉजी से जो एक्सट्रीमिज़म बन रहा है वही क्या है, इसको आपको पढ़ना है। इसके ये बहुत वल्नरेबल टॉपिक है जिस पे आज डेट में भारत सरकार इससे बाहर आने का काफ़ी प्रयास कर रही है, काफ़ी फोर्सेस लगी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को बार बार चेक किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें जो नक्सली जो हैं उनको बार बार मेन स्ट्रीम में आने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लेकिन एक किस हद तक कारगर हुआ है इसको हम अपने अध्याय में पढ़ेंगे। उसके बाद से अगला जो है साइबर सिक्योरिटी एंड सोशल मीडिया है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब आज डेट में आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा जो 21वीं सदी का जो थ्रेट है वो है डेटा से रिलेटेड थ्रेट। डेटा से रिलेटेड थ्रेट का मतलब क्या समझते हो कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं, मतलब अपने कंप्यूटर्स, अपने लैपटॉप, अपने डिवाइसेस में कर रहे हैं, या भारत सरकार के जो इम्पॉर्टेंट क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन जो हैं, डेटा जो हैं, चाहे वो मिलिट्री के डेटा हो, चाहे वो मिनिस्ट्रियल डेटा हो, वो कहीं ना कहीं, या एक तरीके से आधार डेटा की आप बात कर लीजिए, कहीं ना कहीं उसके लीक होने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। हमारे बैंकिंग सिस्टम के कोलैप्स होने की संभावनाएँ ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि इसके साइबर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा चीज़ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज डेट में देख रहे हो आप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये तमाम तरीके के सोशल मीडिया पे गलत तरीके की जो है न्यूज़ काफ़ी फैला दी जा रही हैं कभी कभी। इसके वजह से भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ये इलेक्शन प्रोपागेंडाज में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। कहीं ना कहीं इथनिक क्लासेस को जो वीडियोज हो रहे हैं वो भी दिखाया जा रहा है। तो एक तरीके से क्या है कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट के साथ साथ निगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा समाज में देखने को मिल रहा है। तो इसको भी, ये भी जो है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। तीसरा अगर हम बात करें यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या है? काला धन की समस्या। काले धन का मतलब क्या होता है कि ऐसा धन जो अनअकाउंटेड होता है, जिस पे मतलब भारत सरकार को टैक्स नहीं मिल पाता है, तो वो क्या होता है बाई हवाला के माध्यम से या किसी और माध्यम से, एक तरीके से कह सकते हो कि किसी जगह पे आपने सुना होगा कि कैमन आइलैंड हो गया, मॉरिशस वगैरह हो गया, इन सब जगहों पे आसानी से क्या होता है कि कुछ पैसे जो है भेजे जाते हैं हवाला के माध्यम से और या और भी तरीक़ों से। तो जो है एक ये भी बहुत बड़ी समस्या है मनी लॉन्ड्रिंग की। तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए जो है 2002 में एक PMLA कानून बनाया गया। इन सभी चीज़ों को क्या काजेज रहे, क्या इसकी उपलब्धियां रहीं, कहाँ तक ये सही हो पाया है, कितना और करने की ज़रूरत है इसको स्ट्रेंथन करने की, तो ये सभी चीज़ें आप मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम को आप पढ़ोगे। अगला जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब होता है संगठित अपराध। संगठित अपराध का मतलब क्या है कि इस तरीके का अपराध जो कि कुछ क्रिएटेड करके, जैसे कि स्मगलिंग की आप बात कर लो, आप जो है स्मगलिंग कह लो। अब स्मगलिंग में कौन ट्रैफिकिंग की बात कर लो। ट्रैफिकिंग में क्या है? आर्म ट्रैफिकिंग हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ठीक है, किडनैपिंग हो गया, एक्सटॉर्शन हो गया, ये सभी चीज़ें आपको अब देख सकते हो। तो और नेक्स्ट एक चीज़ होती है ड्रग ट्रैफिकिंग। ड्रग ट्रैफिकिंग में आप दो पार्ट देखते होगे। एक पार्ट जो है इधर, जैसे ही आप ये नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट से इधर जाते हैं म्यांमार वाले पार्ट में, तो वहाँ पे क्या है? गोल्डन ट्रायंगल है। गोल्डन ट्रायंगल क्या है कि जो लाओस वाला पार्ट है, म्यांमार वाला पार्ट है और थाईलैंड वाला पार्ट है, तो एक आर्क एक बनता है कि जहाँ पे अफीम का बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है एक्सचेंज होता है। और दूसरा पार्ट जो है इधर अफ़गानिस्तान वाले पार्ट में है, इसको हम बोलते हैं गोल्डन ऑफ क्रिसेंट, जो कोई ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इस तरीके की कंट्रीज जो है यहाँ पे ओपीएम का ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। तो आप देख सकते हो कि ये भी बहुत इजीली अपने यहाँ पंजाब वाले रूट्स में चला आता है और यहाँ पे पंजाब में ज़्यादा नशे की शिकायत आपको मिलती होगी। तो कहीं ना कहीं ये सभी चीज़ें हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हैं और इसी पे हमें जो है समझना है कि किस किस तरीके से इस थ्रेट्स को रोका जा सके। इसी क्रम में जो लास्ट के दो टॉपिक हैं वो है सिक्योरिटी चैलेंजेज इन बॉर्डर एरियाज। बॉर्डर एरिया का मतलब क्या समझते हो आप कि सबसे वल्नरेबल पार्ट जो है आप देख सकते हो कि ये हमारा पहले से ही रहा है, जो कि इधर से वेस्ट पाकिस्तान वाला पार्ट जो है, और इधर ऊपर जो है आप देख सकते हो सियाचिन ग्लेशियर वगैरह के पास कराकोरम वाल रेंज तक यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है। फिर इधर से चाइना वाली प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पे कुछ पार्ट्स आप देख सकते हो कि इधर बांग्लादेश है, यहाँ से प्रॉब्लम है। फिर इधर म्यांमार वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। इधर श्रीलंका से भी जो है कुछ थोड़ी बहुत, तो एक तरीके से कह सकते हो कि पूरे आपके जो पड़ोसी हैं तो उनसे कुछ न कुछ थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं।
जो कहीं कहीं ज़्यादा दिक्कत हैं, कहीं ना कहीं कम दिक्कत हैं। तो ये सभी चीज़ें जो हैं बॉर्डर एरियाज में क्यों ऐसे क्या क्या चैलेंजेज हैं, कहीं कहीं आप देखो कि पोरस बॉर्डर है, कहीं ऐसा जियोग्राफिकल कंडीशन है, कई जगह पे ऐसे ऐसे पासेस हैं जिनके वजह से क्या होता है आए दिन प्रॉब्लम होती रहती है, और इस पर निपटने के लिए उतनी वेल इक्विप्ड टेक्नोलॉजीज़ का अभाव है, या है भी तो कम मात्रा में है। तो इसके वजह से जो दिक्कतें हैं उनको आप इस वाले पार्ट में पढ़ोगे। अगला वाला जो पार्ट है सिक्योरिटी फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस। सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस, कभी कभी इंटेलिजेंस में, इंटेलिजेंस की अगर हम बात करें जिसमें हमारे जो है एक इंटरनल इंटेलिजेंस है और दूसरा एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस है, जो कि आगे के उस चैप्टर्स में बताया जाएगा कि कैसे इसको एक कार्य करता है। तो इसमें सबसे बड़ा अभाव है कि इनका जो है इंटेलिजेंस शेयरिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इनपुट मिला बाहर से तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उस चीज़ का प्रॉपर अमल कर पा रही हैं, क्या त्वरित कार्रवाई हो पा रही है, नहीं हो पा रही है। दूसरी चीज़ होती है कि सबसे खास जिम्मेदारी स्टेट पुलिस की, और स्टेट पुलिस उसको कितने हद तक समझ पाई और कितने हद तक क्रियान्वयन कर पाई। तो ये सभी चीज़ें जो हैं प्रॉब्लम, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे जो है इन सिक्योरिटी फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस पे। ओके।